आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। लोक रंजन और लोक मंगल का समन्वय। युग परिवर्तन में इसका महत्व है। आइए, क्या महत्व है लोक रंजन और लोक मंगल का समन्वय कैसे होगा? परम पूज्य के विचारों को, निर्देशों को, भविष्य कथन को सुनते हैं। साथियों, साहित्य के उपरांत विचार परिवर्तन का दूसरा माध्यम है कला। उसके साथ मनोरंजन का आकर्षण जुड़ा रहने से सर्वसाधारण का रुझान उसकी ओर होता है। बाल वृद्ध सभी की अनायास ही उसमें रुचि रहती है। शिक्षितों की तरह अशिक्षित भी उसमें लाभ उठा लेते हैं। साहित्य में विषयों की विवेचना, व्याख्या होती है। उसे समझने के लिए पाठक की शिक्षा, मना स्थित एवं पूर्व जानकारी होनी चाहिए, तब बात गले उतरेगी। अन्यथा किसी पुस्तक या लेख को पढ़ लेने पर भी यही शिकायत बनी रहेगी कि बात समझ में नहीं आई या अरुचिकर लगी, भारी पड़ी। कला के संबंध में यह कठिनाई नहीं है। उसका लाभ हर घड़ी हर जगह तो नहीं मिल सकता, पर संगीत का माधुर्य, पात्रों का सौंदर्य, कथानक का तारतम्य, दृश्यों का आकर्षण यदि आदि आधार का मिला जुला स्वरूप ऐसा बन जाता है जिसके लिए लोग दूर दूर तक भागते हैं। व्यस्तता में भी समय निकालते और पैसा खर्च करते हैं। साथियों, साहित्य और कला की तुलना करके किसी को वरिष्ठ कनिष्ठ तो नहीं ठहराया जा सकता, पर उन्हें एक दूसरे का पूरक तो निश्चित रूप से माना जा सकता है। नवयुग के अवतरण का प्रधान माध्यम विचार क्रांति है। इसलिए साहित्य की भांति ही कला को भी महत्व देना पड़ेगा। लोक चिंतन बदलने के लिए इस माध्यम का सुनियोजित उपयोग होना चाहिए। इस संदर्भ में भी हमारी तैयारी व्यापक होनी चाहिए। संसार के 600 करोड़ मनुष्यों की स्थिति को सुधारना, उनका स्तर ऊंचा उठाना अपना लक्ष्य है। इसकी पूर्ति के लिए छुटपुट प्रयत्न शुभारंभ की दृष्टि से तो उत्साहवर्धक हो सकते हैं, पर तैयारी सुविस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी। राजनीतिक क्षेत्र विभाजन की दृष्टि से देश विदेशों के नागरिकों के बीच आदान प्रदान और सहयोग के आधार सीमित और प्रतिबंधित हैं, किंतु जहाँ तक व्यक्तित्व को परिष्कृत करने वाले तत्व दर्शन का संबंध है, वहाँ तक बहुत ही कट्टर और संकीर्ण देशों को छोड़कर अन्यत्र कोई बहुत बड़े प्रतिबंध नहीं है। अस्तु, अपने भूलोक निवासी सभी मनुष्यों को प्रभावित करने वाली योजना भी ध्यान में रखी जा सकती है। इतना न बन पड़े तो भी अपने 1 अरब देशवासियों की बात तो ध्यान में रखकर चलना ही है। यह संख्या भी समस्त विश्व का प्रायः 6वां भाग है। इतने बड़े जनमानस को प्रकाश देने और प्रवाह को बदलने के लिए आरंभ किए जाने वाले प्रयासों का लक्ष्य स्वरूप तो स्पष्ट ही रहना चाहिए। आरंभ भले ही छोटे क्षेत्र से या थोड़े परिमाण में किया जाए, कला को विचार क्रांति अभियान के साथ जोड़ने की बात सोचते समय हमारा चिंतन
उतना ही सुविस्तृत और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। मित्रों, विचारों को प्रभावित करने में कला के संगीत और अभिनय क्षेत्र ही प्रमुख हैं। यूँ कहने को तो मूर्तिकला, चित्रकला आदि को भी कला के अंतर्गत माना जाता है। उनका उपयोग प्रमुखतया सौंदर्य सज्जा के काम ही आता है। विचारों पर छाप डालने की शक्ति उनमें स्वल्प ही होती है, इसलिए यहाँ उनके संबंध में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हमें संगीत और अभिनय को प्रधानता देते हुए उन्हें लक्ष्य पूर्ति के लिए किस प्रकार नियोजित किया जा सकता है, इस समय इतना ही सोचना चाहिए। मित्रों, यह यांत्रिकी युग है। यह यांत्रिकी युग है। हर वस्तु का यंत्रीकरण हो रहा है। विज्ञान और बुद्धिवाद ने मिलकर अब ऐसे माध्यम खड़े कर दिए हैं कि व्यक्ति के श्रम कौशल को मशीनें हथियाती चली जा रही हैं। मनुष्य के हाथ में तो उसके आरंभ करने तथा चलाने का अधिकार शेष रह जाएगा, ऐसा दिखता है। परिस्थितियों के अनुरूप ही हमें सोचना होगा। यांत्रिकी की सुविधा और संभावना इतनी अधिक है कि अब इसे हटाकर हस्तकौशल तक सीमित रहने की बात नहीं सोचनी है। विशालकाय स्वसंचालित मिल कारखानों से कुटीर उद्योगों के प्राण कैसे बचाए जाएं, उन्हें जीवित कैसे रखा जाए, इतना सोचना ही पर्याप्त है। अब बड़े यंत्रों को निरस्त करने, उनका स्थान कुटीर उद्योगों को दिलाने की बात सोचने पर तो हम प्रतिद्वंद्विता की घुड़दौड़ में बेतरह पिछड़ जाएंगे। अस्तु, यांत्रिकी की अनिवार्यता को एक व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लेना ही युक्त है। संगीत और अभिनय की प्रक्रिया को हमें आंखों के सामने यंत्रबद्ध स्थिति में देखते हैं। संगीत रिकॉर्डों के रूप में बजता है। ग्रामोफोन पर बजने वाले बड़े रिकॉर्ड और टेप रिकॉर्डों के माध्यम में घर आंगन में सुने जाने वाले टेप आज की गीत रुचि का बहुत बड़ा अंश पूरा करते हैं। अब तो ये भी बेकार हो गए टेप रिकॉर्ड वगैरह। अब और नई तकनीकियों ने स्थान बना लिया है। हमें सोचना होगा कि किस प्रकार इन माध्यमों से जन जागृत के लिए आवश्यक आलोक घर घर पहुंचाना संभव हो सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत छोटे देहातों में बिखरा हुआ ऐसा सुविस्तृत देश है जहां गरीबी और अशिक्षा का बोलबाला है। वहाँ क्रय शक्ति यंत्रों के उपयोग एवं सुधार का कौशल बहुत ही स्वल्प है। बिजली भी वहाँ नहीं पहुँच पाई। सड़कों के अभाव में वहाँ सभ्यता के उपकरणों की पहुँच आसानी से नहीं हो पाती। इन दूरी और गहराई के इंटीरियर क्षेत्रों में ही अपने देश की आधी से अधिक जनता रहती है। उनको यंत्र संगीत का लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्हें तो संगीत अभिनय के परंपरागत माध्यमों से ही संतुष्ट किया जा सकता है। फिर स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं ही वहाँ लोकप्रिय हो सकती हैं। साहित्यिक भाषा के मर्म को समझ न सकने का बौद्धिक स्तर उन्हें यंत्रबद्ध संगीत का वैसा लाभ नहीं लेने दे सकता जैसा कि शहरी और सुशिक्षित उठाते हैं। मित्रों, ऐसी दशा में उनके लिए परंपरागत संगीत और अभिनय के माध्यम जुटाने, उन्हें पुनर्जीवित करने की बात सोची जानी चाहिए। रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग, भजन मंडलियाँ, कीर्तन मंडलियाँ, गीत, काव्य, नृत्य, सहगान जैसे विभिन्न स्तर के प्रचलन
देश भर में पाए जाते हैं। उनके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, शैली और प्रक्रिया में भी अंतर है, पर वे जनजीवन को कला के माध्यम से विचार देने की आवश्यकता निश्चित रूप से पूरी करते हैं। मनोरंजन तो वे करते ही हैं, साथ ही उपस्थित लोगों पर अपना प्रभाव भी छोड़ते हैं। पिछले दिनों इन कला मंचों का उपयोग लोगों की मांग पूरी करने की दृष्टि से ही होता रहा है। सरलता भी उसी में है और मांग अधिक होने से लाभ भी। ऐसी दशा में इन कला प्रयोजनों में दो ही उद्देश्य झांकते पाए जाते हैं। एक, कामुकता को भड़काने वाले प्रसंग, दूसरे, देवी देवताओं के कौतूहल वर्धक एवं श्रद्धा को स्पष्ट करने वाले गीत अभिनय। यह एक समीक्षा करने का अवसर नहीं है, यहाँ यह समीक्षा करने का अवसर नहीं है कि उनका प्रभाव परिणाम कैसा हुआ। एक शब्द में इतना ही कह सकते हैं कि जिस दिशा में लोकमानस को घसीट कर ले चलना चाहते हैं उसमें योगदान प्रायः नहीं ही मिला। अब हमें नए सिरे से सोचना चाहिए और उनके पुनर्जीवन का प्रबंध करना चाहिए। इन परंपरागत कला प्रयोजनों ने सुसंचालन के अभाव में समय के अनुरूप स्तर न बदल पाने के कारण प्रायः दम तोड़ दिया है। सिनेमा की प्रतिद्वंदिता में उनकी अपेक्षा होने लगी और मांग घटी है। ऐसी दशा में कुटीर उद्योगों की तरह उनका भी पराभव ही हो चला। इनको पुनर्जीवित और पुनर्गठित किया जाना चाहिए। इनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए विधिवत प्रशिक्षण विद्यालय में चलने चाहिए। पूना में फिल्म कलाकारों के प्रशिक्षण का प्रबंध हो सकता है तो परंपरागत संगीत अभिनय में आधुनिकता के समावेश की शिक्षा का प्रबंध क्यों न किया जाए। यदि समुचित प्रशिक्षण संभव हो सके और उनके पुनर्गठन में अनुभवी सूझबूझ वाले दिमाग लग सकें तो यह कला मंच अपने ढंग से फिर निखर कर आ सकता है। जो क्षेत्र सिनेमा की प्रतिद्वंदिता से प्रभावित नहीं हुआ है उसकी कला अभिनय की मांग सहज ही पूरी कर सकता है। साथियों, अपनी डपली अपना राग गाते फिरने, खुद ही बनाने खुद ही बेचने की कठिनाई ने उपयोगी साधनों को भी असफल बना दिया है। यदि इस लोक कला मंच को किन स्थानों पर, किस प्रकार, किन शर्तों पर भेजा जाए, इसकी सुव्यवस्थित योजना बनाई जाए और उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करने वाला विज्ञापन किया जाए तो कोई कारण नहीं कि सिनेमा का ठीक प्रतिद्वंदी लोकमंच फिर से पुनर्जीवित न किया जा सके। देहाती संगीत के लिए उन क्षेत्रों में संगीत विद्यालय चलने चाहिए जिनमें स्थानीय वाद्य यंत्रों, ध्वनियों, शैलियों की रक्षा करते हुए आधुनिकता का समावेश किया जा सके। इन विद्यालयों से स्थानीय एवं क्षेत्रीय ऐसे कला मंच का विकास हो सकता है जो व्यावसायिक उद्देश्यों से नहीं, स्वांतः सुखाय, स्वयंसेवी एवं प्रतिभा प्रदर्शन की प्रेरणा से ऐसी मंडलियां चलाने लगे। अभी भी स्थान स्थान पर कीर्तन मंडलियों प्रायः इस प्रकार गठित होती और काम करती हैं। आगे इसी क्रम में आपको पढ़कर बताएंगे पृष्ठ 31 से पुस्तक युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि की रूपरेखा, विषय लोकरंजन और लोक मंगल का समन्वय। ओम शांति।